क्योंकि जो ब्रॉडबैंड है उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये मोबाइल नेटवर्क से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो 58 की बात कर रहे थे हम ना। देखो इसमें क्या है कि बलून है, अ बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है भाई, एक बलून है और वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है। चलते 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 8 सेकंड के बाद क्या होता है, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे था, वो ग्राउंड पे था हाँ और सर। जस्ट उसने उठना यहाँ से स्टार्ट किया था। t इक्वल टू 8 पे वो यहाँ था, एक स्टोन को रिलीज किया जाता है। तुम्हें याद होगा मैंने नोट करके एक चीज लिखाई थी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम मूविंग बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, देखो रिलीज करने में और थ्रो करने में डिफरेंस होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीव्ड फ्रॉम मूविंग बॉडी, it has moving body, it has a velocity same as, it has velocity same as that of moving body। याद याद आ रहा है किसी को? लिखवाया था मैंने ऐसा कुछ, यस सर। है ना? तो उसी फंडे को यहाँ पे लगाना है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को रिलीज किया, देखो मैं बार बार फोकस करूंगा इस वर्ड पे, रिलीज किया। देखो एक होता है थ्रो करना, थ्रो करना तो मतलब तुम उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे रहे हो, बट एक होता है रिलीज करना। जब रिलीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बराबर रहेगी। पहले तो ये पता कर लो कि भैया ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 8 है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। अच्छा मान लेते हैं ऊपर की तरफ क्या लेना है भाई, प्लस लेना है माइनस लेना है? ऊपर की तरफ क्या लेना है? चलो प्लस ले लेते हैं, ऊपर प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस ले लेते हैं। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पोजीशन को फर्स्ट लिखूंगा, इसको अगर सेकंड लिखूंगा तो फर्स्ट और सेकंड में मैं अप्लाई करूंगा क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और स्टार्टिंग में रेस्ट से ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वो तो 0 है, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, ऊपर की तरफ मतलब प्लस 1.25 इंटू 8 करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये कुछ ऐसा हुआ है नहीं कि यहाँ पे जाने के बाद ये पत्थर जैसे जाएगा तो पत्थर नीचे की तरफ तुरंत आ जाएगा या पहले ऊपर जाएगा पत्थर, ये बताओ, बोलो पहले भाई। नीचे नहीं आएगा। पहले ऊपर जाएगा और फिर ऐसे करके फिर नीचे आएगा। इसका कारण ये है क्योंकि पत्थर की वेलोसिटी भी तो 10 होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि जब पत्थर बलून से निकलता है, यही अपना पॉइंट है, इसको अपने अच्छे से ध्यान रखना है कि मूविंग ऑब्जेक्ट से जब हम किसी चीज को रिलीज करते हैं, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, रिलीज, रिलीज इज द कीवर्ड। तो मूविंग ऑब्जेक्ट से जब हम किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी उसके बराबर होगी, ठीक है? तो और वो यहाँ पे है। तो बस अब देख लेते हैं क्या करा है, रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, ये वो, चलो ठीक है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ 1 से लेकर 2 तक की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो पहले 1 से लेकर 2 तक की हाइट निकालने के लिए क्या लगाओगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, एस यू तो 0 है, हाफ 1.25 इंटू टी 8 का स्क्वायर। तो ये 1.25 इंटू 8 क्या होता है, 10 होता है, 10 इंटू 8 क्या होता है, 80, 80/2 40, मतलब ये हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो अब अपना क्वेश्चन बदल गया है, ऐसे समझो कि 40 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं, ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो आई होप तुम्हें पता चलता होगा। अगले 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे आएगा। तो अगर जब नीचे ग्राउंड में आएगा ये, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, अगर वो पूछे डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर होगा, गलत बात है, डिस्प्लेसमेंट तो 40 मीटर होगा। डिस्टेंस 40 मीटर कवर करेगा, गलत बात है, कुछ ऊपर और कुछ नीचे भी कवर करने वाला है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। टाइम की बात कर लेते हैं जरा, ये भी गलत बात है, वैसे तो आंसर ही आने वाला है, और मैच भी करा देता हूँ, डाउन नहीं आएगा, पहले ऊपर जाने वाला है। तो अब मैच कराओगे आंसर, तो देखो मान लेते हैं मैंने इसको सेकंड बोला था, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। तो सेकंड और थर्ड में मैं इक्वेशन लगाता हूँ, टाइम निकालना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब तो ये बलून से निकल चुका है, और बलून से निकल चुका है तो फ्री फॉल कर रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा -10,
अच्छा एस क्या होगा, एस लोगे तो नीचे की तरफ होगा जो कि -40, तो -40 इज इक्वल टू, यस ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया -40, u कितना है ऊपर की तरफ 10 इंटू टी, और a कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है ये, 10 पहले गायब कर दो, तो कितना हो गया -4 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो देखोगे तो इधर ले जाओगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी -4 इजल टू 0। और सॉल्व करेंगे आगे तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ बन रहा है टी स्क्वायर -2t -8 इजल टू 0, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी, क्या आ रहा है इसका, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, अच्छा -4 + 2, तो t -4 और +2, तो आंसर क्या आ गया t इजल टू 4। तो यहाँ से आने कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड लगेंगे। सो ए इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। नो सर। बाकी लोग बोलो भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी डाउट तो नहीं है भाई, चाहे मेंस का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बेटा झिझकना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कंसेप्ट, जहां भी दिक्कत आए तो तुरंत पूछना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, और बताओ भाई आगे, इसके अलावा 58, 59, 60, 61, 62, 61 हो गया था किसी का, 61, सर 61 का भी आंसर मेरा तो रॉन्ग आया था। 61 भी मजेदार क्वेश्चन है, हो सकता है कि तुम्हें ये समझ में ना आया हो लैंग्वेज शायद, ठीक है यस है ना, एक दो क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं, ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस था, ठीक है। बेलिंग आउट मुझे लगता है तुम समझे या नहीं समझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिंग आउट, बेलिंग आउट का मीनिंग क्या होता है, बेल आउट, पता है किसी को? हाँ, बेल आउट करना मतलब जैसे कि एरोप्लेन में जा रहे हैं भैया, यहाँ पे अपना विलेन है और यहाँ अपना हीरो है, विलेन हीरो को मारने आ रहा है, तो हीरो ने सोचा कि चलो छोड़ो प्लेन को छोड़ देते हैं, और नीचे कूद जाते हैं। तो जब हीरो नीचे कूद रहा है तो बेसिकली वो बेल आउट कर रहा है, ठीक है, मतलब बेल आउट कर रहा मतलब जो उससे निकल गया ना, किससे, प्लेन से, मतलब प्लेन में उसने हार मान ली कि भाई प्लेन में मेरा काम नहीं हो पाएगा और मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, तो दैट इज बेलिंग आउट। तो जब बेल आउट करते हैं तो तुम्हें पता होगा पैराशूट ऐसा नहीं होता कि जस्ट उतरते ही खोल दो, अगर ऐसा करोगे तो घंटों लग जाएंगे तुम आने में, घंटों, और पता नहीं कहाँ जाके उतरोगे तुम। तो पैराशूट खोलने की एक ऑप्टिमम हाइट होती है, क्योंकि उस हाइट पे क्या होता है कि तुम उसको तुम्हारी स्पीड भी कंट्रोल कर लेता है वो, और तुम जो जगह चाहते हो उस पर उतर भी जाते हो। अगर बहुत जल्दी पैराशूट खोल दोगे तो एक तो ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ उतरने वाले हो, वो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, और दूसरा कितनी टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, बहुत हद से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि तुम बहुत देर तक हवा में घूमते ही रहो, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो क्या होता है बेसिकली कि 50 मीटर तक तो वो बिना पैराशूट खोले गिरता है, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, वहाँ पे जाकर उसने पैराशूट खोला, तो 50 मीटर तक जो बिना पैराशूट के गिरा, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ती चली गई होगी। यहाँ पे जब देखते हैं तो वर्टिकल स्पीड उसकी क्या है, 0 है, वर्टिकल स्पीड से ही मतलब है हमको, तो यहाँ पे मैं टी इक्वल टू 0 पे यू इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो जब 50 गिरा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स 10 है, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ नहीं, सब कुछ नीचे ही है ना, तो नीचे को प्लस ले लो इस बार, क्योंकि सब कुछ नीचे है तो इस बार नीचे को हम क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। देख बेटा सब लोग ध्यान से देखना, ऐसा मत सोचना है कि जेई का क्वेश्चन है तो हम क्यों देखें, फिजिक्स फिजिक्स है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। तो सब इस बार मैं नीचे की तरफ ही सब कुछ प्लस, सब कुछ नीचे है तो प्लस ले रहा हूँ, तो मैंने प्लस लिया, तो जी तो हो गया ये। अब मान लो मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला पोजीशन को, तो 1 और 2 में अप्लाई किया तो नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन था 10, तो मैं लिखूंगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मुझे क्या वेलोसिटी मिल जाएगी वहाँ की, तो u कितना है 0 है, 2a कितना है नीचे की तरफ है 10 है, s कितना है 50,
तो कितना आ गया 5 इंटू टू 10 v इजकल टू रूट 10,000 आ गया 1,000 सॉरी। सही बात है हाँ या ना? यस सर। है ना? तो यहाँ पे स्पीड आ रही है रूट 10,000 सॉरी 1,000। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके बाद बोल रहा है जब ये खुलता है तो बोला हुआ है खोलने के बाद वो डीएसलेट करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्यों? खोलने के बाद हवा एक फोर्स लगाती है। तुम्हें तो उससे मतलब नहीं, तुम तो ये समझो कि खोलने के बाद इस दौरान उसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर वो ग्राउंड में पहुंच जाता है। कितनी देर में पहुंच जाता है? अच्छा स्पीड बताई हुई 3 मीटर पर सेकंड से पहुंच जाता है। मान लो मैं इसको 3 बोलता हूँ। तो आई होप सबको पता होगा फर्स्ट से सेकंड में तो नीचे की तरफ जी था एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट सेकंड से लेके थर्ड तक एक्सेलेरेशन अलग है और वो कितना है? ऊपर की तरफ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलो करते हैं। तो अगर ये स्पीड दी हुई है दोनों और एक्सेलेरेशन पता है तो ये वाली डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो टोटल हाइट निकल के आ जाएगी। और यही हमको पूछा है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब प्लेन की जो जहाँ से उसने हार मानी थी और कूदा था वो हाइट कितनी थी। तो चलो निकाल लेते हैं। तो वापस से लगाओगे वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस बार v कितना है? 3 स्क्वायर। u कितना है? रूट 1000 मतलब 1000 और प्लस 2। ए क्या है? इस बार ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला कन्वेंशन मैंने क्या लिया? माइनस। तो -1 -2 और s निकालना है। तो यहाँ से क्या आ गया? 4s इज इक्वल टू 1000 माइनस 9 दैट इज हाउ मच? 991। तो s की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 991/4 आ रही है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? फास्ट बोल दो, बोलो भाई। नहीं ना? ये अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास आएगा और ये डिस्टेंस 50 है। तो अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर 300 के आसपास आएगा, जो कि ये है। क्योंकि अपना आंसर क्या है? ये टोटल हाइट ही तो अपना आंसर है। तो व्हाट विल बी दिस टोटल हाइट, क्योंकि यही तो पूछ रहा है वो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे उसने बेल आउट किया। मतलब बेल आउट किया मतलब हार मान के वो कूद गया। तो बेल आउट करना, हार मान के कूद जाना। तो उस टाइम पे कितना हुआ वो? तो वो हाइट कितनी आ रही है? वो आ रही है 991/4 प्लस 50। तो अप्रॉक्सीमेटली वो इसके आसपास ही आ जाएगी। देखो थोड़ा डिफरेंस इसलिए आएगा आंसर में क्योंकि मैंने 10 लिया और उन्होंने क्या लिया? 9.8। पर मुझे पता था इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर्स में काफ़ी दूरी है। ठीक है, बाकी तुम एग्जैक्ट करके भी निकाल सकते हो। बोलो भाई समझ में आया है नहीं आया? यस सर। तो देखो मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो एक बात समझना सब लोग, जेई वालों को 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। नीट वालों को 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जेई वालों के उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, जैसा कि तुम देख ही सकते हो, और उसमें टाइम भी लगेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, नीट वालों में होते हैं कुछ क्वेश्चन टफ, पर इतने ज़्यादा नहीं होते, कम ही क्वेश्चन टफ होते हैं। पर तुम्हारे जेई में रहेंगे बेटा। चलो और बताओ भाई आगे। 61, 62, 63, 64, 65। सर 60 वाला सिर्फ एक बार समझाओ ना। कौन सा 60? 66। 66। अरे गुजराती आ गई इसमें। सर हाँ चलो देखो, H2 इज इक्वल टू 3H1 यानी H3 इज इक्वल टू दिस। हाँ तो याद है तुम्हें बताया था गैलीलियो, याद आ रहा है? गैलीलियो का कुछ रिलेशन बताया था, याद आ रहा है? तुमको बताया था नहीं बताया था? बताया था आई थिंक, बताया था ना, ऑड नंबर पे चलता है यस सर। यस है ना? सर। देखो कुछ वैसा ही है। कैसे? बोला था कोई भी इक्वल इंटरवल ले लो तुम, कोई भी इक्वल इंटरवल ले लो, उसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किस रेशियो में रहेगा? ऑड नंबर में रहेगा। तो सीधी सी बात है 1:3:5। तो आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। हाँ या ना? या करके बताऊं? नहीं सर समझ में आ गया। क्योंकि इक्वल इंटरवल लिए ना इसने, तो इसमें H1 ट्रेवल किया, इसमें H2 ट्रेवल किया, इसमें H3 ट्रेवल किया। तो फिर यही तो अपन ने बताया था कि जो इक्वल इंटरवल में अगर तुम डिस्टेंस ट्रेवल देखोगे तो उसका रेशियो क्या आएगा? 1:3:5 के बीच में आएगा।
देखो वैसे आज तुम लोगों की छुट्टी थी तो मैं भी आज जहाँ लंबी क्लास नहीं लूंगा, सिर्फ ये पेपर डिस्कशन हो जाए उसके बाद अपन छोड़ देंगे। पर हाँ इतना जरूर बोलूंगा भाई, सब लोग जेई वाले नीट वालों का और नीट वाले जेई वालों का पेपर सॉल्व करेंगे। मैं किसी भी बच्चे से बाद में क्वेश्चन पूछूंगा तो करना आना चाहिए सबको। समझ में आया? पीडीएफ मैंने ग्रुप में दी हुई दोनों की। जेई वाले नीट खुद का तो करना ही है, जेई और नीट का अपना, और उसके अलावा सामने वालों का भी पेपर सॉल्व करना है। अभी वो प्रैक्टिस होगी। 67 वंस अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या हो गया बेटा? जेई में मैंने ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे, क्योंकि जेई में ऑफकोर्स होता सर ही है। बहुत अच्छे डाले सर आपने, इतने हार्ड लगे ना सर आज तो बेटा वो चैलेंज तो चाहिए ना, वो वरना तुम ही बताओ, ये तो नाइंसाफी होगी ना कि 1 घंटे में 45 क्वेश्चन हम दे रहे हैं नीट वालों को, और वो लेवल और तुम्हारा लेवल अगर सेम रख देंगे तो फिर क्या डिफरेंट होगा। और ऑफकोर्स मेन एग्जाम में भी ऐसे होता है बेटा, इसीलिए तुम्हें उसकी प्रैक्टिस ही हमें करनी है। तुम तैयार रहो इसके लिए, यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। डोंट वरी, हो जाएगा ये भी धीमे धीमे। चलो करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब एक तो कंसेप्ट भी डिफिकल्ट, ऊपर से फिर वेरिएबल्स भी सारे। तुम लोगों के तो सबकी हालत खराब हो गई होगी। किसी ने किया है, किसी का हुआ था आंसर आंसर? सर वेरिएबल देखकर बहुत होता है सर, वेरिएबल आते हैं तो सर आंसर skip पता कर नहीं दिया था चलता ये कि वाला। कौन सा। यही बात है बेटा, तुम्हें अभी हैबिट डालनी है वेरिएबल से। वेरिएबल से दोस्ती कर लो अब, वेरिएबल से दुश्मनी नहीं चलेगी। 10th क्लास तक जो ठीक है तुमने जो किया किया, वेरिएबल्स तो वेरी मैक्सिमम यहाँ तो फेवरेट है, वेरिएबल से ही काम करना चाहता है हर कोई, ऐसा मानो तुम। हाँ और कोई कुछ कह रहा था बेटा? एनीवन एल्स? कोई कुछ बोल रहा था? वो तो सर आप था ना कि किसने ट्राई किया, तो मैंने बोला छोड़ दिया था ये वाला सर। अच्छा छोड़ दिया था, अच्छा ठीक है। कोई मुझे बता सकता है एक बार, सब लोग इसको ध्यान से देख लो, नीट वाले और जेई वाले सब बच्चे, इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा? सॉल्व तो मैं कर दूंगा, चलो इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सर रहा। इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। एनीवन एल्स? सब लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और मुझे सोच के बताओ क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें। देखो वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन पूछा है। अब वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है, डिफरेंशिएशन हाँ डिफरेंशिएशन लगेगा, पर फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? व्हाट विल बी द फॉर्मूला डिफरेंशिएशन? सही बात है, क्या डीवी फॉर्मूला बाई होगा? डीटी। क्या क्या क्या? टीवी बाई डी। नहीं, मैं यही बताने वाला हूँ। देखो मैं तो बताया था लास्ट टाइम पे एक स्पेशल क्वेश्चन। देखो एक होता है कि v फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आसान क्वेश्चन होता है, a बराबर डी बाई डी टी कर देते हैं, क्योंकि t के टर्म्स में दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा t के टर्म्स में। बट डिफिकल्ट क्या होता है कि v अगर फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, देखो लिखा भी है v इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि v दिया, v इंटू एक्स नहीं है ये, इसका मतलब ये v x का फंक्शन दिया हुआ है, v इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है। और इस केस में मैंने बताया था, याद आ रहा हो तो, v डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लगाते हैं। याद आ रहा है या नहीं? यस सर। बस कर लेते फटाफट से। ग्राफ पढ़ाते वक्त बताया था मैंने लास्ट में कंसेप्ट। तो पहले तो डी बाई डी एक्स करो। तो डी बाई डी एक्स जब करोगे, बीटा एक कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेगा बेचारा, ये -2n है, बाहर आ गया, आगे आ जाएगा। फोकट में परेशान होते हो तुम, -2n -1, क्योंकि याद आ रहा होगा एक्स की पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n -1 होता है। तो यहाँ पे जो भी पावर हो आगे आ जाएगी और पावर में से घटा देंगे, यही करा मैंने। बस इतना सिंपल तो है, देखने में तुम्हें डरा रहा है बस ये, और तुम लोग डर गए। वही मेरा मोटिव था, तो एग्जामिनर अपने मोटिव में फुलफिल हो गया और तुम लोग इस क्वेश्चन से हार गए। कोई बात नहीं। अब देखो दिए हो गया अपना डी बाई डी एक्स, इंटू वी करोगे तो क्या आ जाएगा, वी ओरिजिनल वो था ही अपना, बीटा इंटू एक्स की पावर -2n। अब तुम देख लो क्या बन गया, बीटा का स्क्वायर -2n, अब एक्स की पावर -2n -1 और -2n, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -4n -1। तो दिस इज आवर आंसर एंड आई होप यू विल बी एबल टू सी इट इज बॉम्बे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, मतलब डिफिकल्ट तो था देखने में तुम्हारे लिए, बट अल्टीमेटली सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं था। अगर तुम्हें समझ में आता और तुम अपने वेरिएबल्स के डर से ओवरकम कर लिया होता तुम लोगों ने, तो तुम कर लेते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई बच्चा ये सोच पाया था क्या कि a बराबर वी डी बाई डी एक्स होगा एग्जाम में भी, और अभी मैंने टाइम दिया नो था? सर। नहीं नो सर। नहीं, कोई भी बच्चा नहीं सोच पा रहा था ये? नीट का भी पूछ रहा हूँ, सर नीट वालों अभी पता चला था।
नहीं अभी मैंने बताया वो पता चला, मैंने भाई बताने से पहले कोई तुम सोच पाए थे क्या ये वी हैव टू अप्लाई दिस? नहीं, No, sir. कोई बात नहीं, सीखो बेटा, ये सोचना सीखो। और मैंने ये बताए हुए हैं, देखो ये चीज़ तो मैंने बताई थी, इसकी तो प्रैक्टिस कराई थी। हाँ आई एग्री, इसकी प्रैक्टिस कम कराई थी, पर देखो हर चीज़ की अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बहुत बार तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि मैंने एक कंसेप्ट नहीं बताया था क्लास में, ठीक है, कि ए बराबर बी डी बाई डी एक्स होता है। और ये भी बोला था कि बहुत बार हम फंस जाते हैं और फंक्शन जो दिया होता है टी के टर्म्स में नहीं दिया होता, एक्स के टर्म्स में दिया होता है। और जब फंक्शन बी का एक्स के टर्म्स में दिया हो तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला हमको बचाता है। सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बताओ भाई 67, 68, 69। अब देखो तुम ऐसे नहीं बोल सकते पूरा पेपर डिफिकल्ट था। ये देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है, ये देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है, 68, 69। हाँ सर, वो दोनों तो आ गए थे। हाँ ये सब आसान आसान क्वेश्चन भी थे खूब सारे, बट कुछ तो चैलेंजिंग रखना पड़ेगा ना। जेई वालों के लिए तो ज़्यादा, ऑफ कोर्स नीट वालों के लिए भी है चैलेंजिंग, पर तुम्हारे लिए ज़्यादा रहेगा हमेशा, तो तैयार रहो उसके लिए। हाँ 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूमेरिकल सर इजी थे, पर वो एमसीक्यू में बहुत हम्म। मतलब डिफिकल्ट। चलो सही है। और बताओ, और कोई डाउट है? एनीवन? नो सर। तो चलो आ जाओ फिर अपने, अब आ जाते हैं नीट के पेपर पे। नीट वाले बच्चे बताओ भाई डाउट्स, नीट का पेपर निकाल लेते हैं। मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। और देखो जब भी ऑफलाइन होगा ना, ये जो भी नोट्स हैं और ये जो सब कुछ है, ये मैं सारा चेक करूँगा। तो जिस बच्चे ने नहीं लिखा होगा ना, फिर देख लेना तुम क्या होगा, फिर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लिखना होगा। अभी भी नहीं किया है कंप्लीट तो कंप्लीट कर लो। और उसमें एक चीज़ ये ऐड कर लेना, तुम्हें दोनों पेपर सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन मत लिखना, बट रफली आंसर सॉल्व करो बस। अपने जेई का पेपर भी और नीट का पेपर भी, दोनों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जेई का पेपर भी और नीट का पेपर भी। बताओ भाई 136 डाउट है क्या? नहीं। 137, सर 141। 141। चलो भैया 141, 141। लेट्स सी क्या है इसमें। ओके, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद ओरिजिन। अरे यार ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। इसको छोड़ दो, इसको, ये टू डी का आ गया बेटा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, गलती से डाल दिया मैंने। इसको छोड़ दो, बाकी मतलब छोड़ दो, वेक्टर के बाद ही बताऊंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसको छोड़ दो बेटा, ये टू डी का क्वेश्चन है, एक्स और वाई दोनों है ना इसमें, ये गलती से दे दिया मैंने। और बताओ आगे। 142, 143, 144। वैसे इसका आंसर बता देता हूँ तुम्हें, 141 का आंसर पता है कैसे आएगा अगर तुम समझो तो। चलो शॉर्ट में एक चीज़ बता ही देता हूँ, थोड़ा सा गैस कर पाऊँ तो। एक्चुअली देखो इधर 6 एसिलेशन है, इधर 8 एसिलेशन है। इन दोनों का जब नेट करोगे ना तो वो आ जाएगा √6² प्लस 8²। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 10। इस डायरेक्शन में आएगा 10 एसिलेशन, बस वहाँ से अपना आंसर हो जाएगा। इस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो यू तो जीरो है, तो हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है 4 का स्क्वायर, 2 से काट दोगे 5, 5 इंटू 16 कितना होता है 80। तो सी आंसर आ जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि ये रूट करके ऐड करते हैं। ये कैसे ऐड, ऐसा क्यों किया है, ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन वेक्टर के बाद पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी छोड़ दो उसको। हाँ 142, 143, 144, 145, 146, सर 147, 149। 149। 149 देखते हैं। ये वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन था नीट में, वैसे तो आसान है ये, बट मुझे पता है तुम ये सोच नहीं पाए होगे, ठीक है। नीट में सारे आसानी क्वेश्चन थे, पर कुछ कुछ चीज़ थे अच्छे, ये उनमें से एक है। देखो एक कार है,
वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, t = 0 से लेकर t = कैपिटल T तक। तो एक कांस्टेंट पहले तो एक्सेलरेशन से मूव करती है। देखो ऐसे केस में ग्राफ से स्टडी करना इसको काफ़ी आसान रहता है। जैसे कि हम बोलेंगे अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाता हूँ, तो अगर वीटी ग्राफ में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? बताओ बेटा, वीटी ग्राफ में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों भैया, क्यों होगा स्ट्रेट लाइन? क्या क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, बोलो। इसलिए होगा क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या डिनोट करता है, याद करो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और हमको बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन। तो आई होप सबको याद आ गया होगा ग्राफ की सारी बातें। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन होगा, तो पहले स्ट्रेट लाइन है। अब यहां से लेके कैपिटल टी टाइम तक ये ऐसे जा रहा है। बाद में क्या हुआ, डीएक्सेलरेशन है। डीएक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव स्लोप। कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब ये, तो पहले तो स्पीड बढ़ी और बाद में स्पीड घटी। पहले स्पीड लगातार बढ़ती रही और बाद में स्पीड लगातार घटती रही। बेटा एक मिनट रुकना है। यस, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो बताओ, देखो आगे क्या होगा। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव स्लोप है, यहां तक क्लियर है भाई सबको, हाँ या ना? बोलो बोलो बेटा। यस सर। अब एवरेज स्पीड जो होता है बेटा, वो क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, इसका एरिया। ठीक है, अब तुम यहां से देखो, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो तुम इन दोनों में एक इक्वेशन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि भाई v = u + at, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और u 0 है, तो मान लेते हैं कि a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू a है, तो वो a × t आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, a × कैपिटल T आ गई। सही है। और मान लेते हैं ये टोटल टाइम t डैश है जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो अब तुम क्या बोलोगे, जो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है भाई, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, और डिवाइड बाई टाइम। बस अपना क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज एरिया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना माना मैंने, टी डैश, हाइट कितनी है, ए टी, और टोटल टाइम कितना है, टी डैश। टी डैश से टी डैश कट गया और वी एवरेज कितना आ गया, ए टी बाई 2। ये इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें हमको लगता है कि डेटा कम दिया हुआ है, पर तुम्हें बाद में पता चलेगा कि सब कट जाता है जो हम मानते हैं। और ये भी वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। हमेशा ध्यान देना बेटा, कंपटीशन पेपर कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि तुम 100% मार्क्स ला पाओ। उतने मार्क्स लाने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुमने अभी सोची भी नहीं है। और कुछ कुछ लोगों ने ऐसा करके दिखाया है इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एंड नीट, गिने चुने लोगों ने। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जो तुम नहीं कर सकते थे। ठीक है, हालांकि इसको करने के सारे कंसेप्ट तुम्हें पता थे, बट स्टिल इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों भाई, अभी सो के उठे हो? हाँ सर, आज छुट्टी थी ना। अच्छा, शर्म नहीं आ रही है? छुट्टी थी तो मैंने बोला था कि अभी बोला था गया था कि क्लास है। अभी तो क्लास अब खत्म होने वाली है, डिस्कशन खत्म होने वाला है, थोड़ी देर क्लास करके फिर सो जाते। सोना ही था तो। अरे नहीं सर। चलो कोई नहीं। हाँ भाई, समझ में आया सबको?
क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो देखो आई होप ऐसे तो कोई कर नहीं पाया होगा इस क्वेश्चन को, कर पाया था कोई? नो सर। नहीं। तो देखो कुछ चैलेंज ऐसे रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस, मतलब ये मानो कि 45 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे सॉल्व करने के लिए, नीट में भी। ठीक है, ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जो देखने में आसान लगता है बट है नहीं। और बताओ नीट वाले बच्चे, 150 से 154, 155 से 160, 165। रिद्धि तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए हैं, क्या हुआ? पेपर अच्छा नहीं गया? नहीं सर, इस बार अच्छा नहीं गया। अच्छा, तुम्हारे काफ़ी अच्छे नंबर है बेटा, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया है। और बाकी बच्चों ने भी देखो, सब ने, ऐसा ही बात नहीं है, मैंने मार्क्स देखे तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। वो पहले पेपर में बच्चे इतना अच्छा नहीं करते हैं, और पेपर का लेवल ख़राब नहीं था, ऐसा मत सोचना कि पेपर बहुत आसान था। पेपर अप टू द नीट और जेई लेवल ही था, थोड़ा सा ऊपर नीचे मान सकते हो, पर लगभग लगभग उसको अप्रोच कर रहा था। तो जितना तुमने किया है उतना भी आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने इतना किया। बस उसको आगे कंटिन्यूसली इतनी मेहनत को बनाए रखना है। और आई एम वेरी सरप्राइज, अक्षत ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड बेटा। हाँ भाई, और हाँ थैंक यू सर। ओके बेटा, और बताओ भाई, और कोई डाउट? 168, 169, 170, 171, 172, 175, वैसे तो सॉल्व ही है पूरा पेपर। 180, और कोई डाउट नहीं है किसी को भी? एनीवन? 176। 174? 176। ओके ओके, 174 देखो बेटा, इसमें तो वो जो अपना फॉर्मूला है ना, 176। अच्छा 176, सॉरी 176, इसमें क्या है देखते हैं। एक बात बताओ, ये एटी ग्राफ दिया और वीटी से उल्टा मैच करो, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और वीटी की स्लोप क्या होती है, वो एक्सेलरेशन देती है। तो चेक कर लो, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, सही बात है। तो ये अभी तक तो सही है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या है, पर नेगेटिव है, और यहाँ तो पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे फेल हो गया। इसमें देखो स्लोप नेगेटिव है, नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, फेल हो गया है। यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है, जीरो है। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये पास हो गया, सी आंसर। इसमें क्या है, देखो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव नहीं है, देखो पॉजिटिव है। जीरो स्लोप, जीरो, ये तो ठीक है, और अगेन नेगेटिव, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव है, तो यहाँ भी फेल हो गया और यहाँ भी फेल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सी। क्लियर है भाई सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया, वेरी गुड। और बताओ 180 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? तो चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, एंजॉय करो तुम भी अपनी छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पुराने जो भी, देखो मेरा अपना होमवर्क यही है, मैं एक बार ग्रुप में भी लिख दूंगा, दोनों पेपर सबको सॉल्व करने हैं और मेंटेन करने हैं। देखो जब भी ऑफलाइन क्लास खुलेगी मैं सब चेक करूंगा, ये होमवर्क जिसका नहीं हुआ ना फिर देख लेना, ठीक है? रफली भले थोड़ा करो, पर सॉल्व सबको करना है और मेंटेन करना है ना? नेक्स्ट टाइम तक अपना यही होमवर्क है। सॉल्यूशन वैसे दिए हुए हैं सबके, ठीक है? और आज तो मैं डिस्कस कर लिया है, फिर भी कोई रह जाए तो वापस नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन? ओके सर। ओके सर। बाय। ओके चलो, बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। ओके।